कि पहले कि इस्लामी बैंकारी पर कई सतहों पर गुफ्तगू मुमकिन है, लेकिन हम इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे एक ख़ास तनाजुर में, जहां हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि जो करेंसी क्रिएशन का सिस्टम है इसका इस्लाम से क्या ताल्लुक़ है, इस्लामी क़वानीन की रोशनी में इसकी क्या हैसियत है। किसी भी इस्तदलाल को अगर मैं इमाम गज़ाली की बयान करदा वो तमसील है उसमें बयान करें, किसी इस्तदलाल के दो हिस्से होते हैं, दो मुकदमे होते हैं और फिर एक नतीजा होता है। एक मंतक में जैसे कहते हैं ना, इस्तदलाल के बाद दो हिस्से हैं। एक आपका प्रेमिस होता है जिसमें आप मेजर प्रेमिस लिखते हैं, दूसरा आपका एक माइनर प्रेमिस होता है, तीसरा आपका एक कंक्लूजन होता है। इसी तरीके से हम अपनी गुफ्तगू को दो हिस्सों में बांटेंगे। दो मुकदमे हैं, एक नतीजा है। पहला मुकदमा ये समझना है कि रिबा के अंदर क्या क्या चीज़ ऐसी है जिसका इसके साथ कोई ताल्लुक़ बनता है, जो ये बहस हम करेंगे। तो पहला मुकदमा ये हैगा कि रिबा क्या क्या है। पहला मुकदमा है क़ियास की ज़ुबान में। जिन लोगों ने क़ियास पढ़ा है हम कहेंगे ये तखरीजें मनाते हैं, असल में आप प्रिंसिपल तय कर रहे हैं, इल्लत अख़ज़ कर रहे हैं हुक्म की। दूसरा हिस्सा होता है कि मैं ये देखता हूँ कि जो फ़रा है, जो नौइयत मसला है, उसके अंदर वो चीज़ पाई जाती है जिसको मैंने पहले प्रेमिस में इस्टेब्लिश किया है, लेकिन उसके लिए फिर ज़रूरी होता है कि मैं अब ये तहकीक करूं कि ये जो चीज़ है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। इसको तहकीक मनात कह देते हैं आप, कि जो मेरे सामने एक केस आ गया है इसकी अब मैं सारी प्रॉपर्टीज़ को अलट पलट करके देखता हूँ ये है क्या चीज़। उससे मुझे समझ में आता है कि इसमें वो चीज़ पाई जा रही है या नहीं जिसको मैंने प्रेमिस, मतलब मैं कहूँ इंसान की कोई मैं डेफिनेशन तय करूँ, फिर मैं आ गया आपके सामने, अब आपने देखना है कि ये भी इंसान है, तो आप मुझ पर गौर करेंगे कि क्या इसके अंदर वो सिफत पाई जाती है जिसको हमने इंसानियत कहा था। तो अगर वो पाई जाती होगी तो आप कंक्लूजन में कह देंगे कि हाँ भाई ये भी इंसान ही है। तो ये तीन हिस्से हैं। तो जब हम ये देखना चाहते हैं कि इस्लामी बैंकारी में ये जो करेंसी क्रिएशन सिस्टम है बैंकिंग का, इसका कोई रिबा से ताल्लुक़ है या नहीं, तो दो चीज़ें मालूम होनी ज़रूरी हैं। रिबा क्या है, दूसरी चीज़ ये करेंसी क्रिएशन सिस्टम चलता कैसे है। जब हमें ये दो समझ में आएंगे फिर खुद ब खुद समझ में आएगा कि कोई लिंक बनता है या नहीं बनता। ये हमारी गुफ्तगू का स्ट्रक्चर है। दो मुकदमे हैं, एक नतीजा है। तो आज हमारे पास जितना भी वक्त हुआ हम कोशिश करेंगे पहले मुकदमे के ऊपर कुछ गुफ्तगू कर लें, और अगर उस पूरे मुकदमे को पूरा खोलेंगे तो वो आज भी नहीं हो सकेगा, अगले भी पूरी सेशन चाहिए होगा। हम सिर्फ उतना ही इंशाल्लाह खोलने की कोशिश करेंगे जो हमारी गुफ्तगू के लिए ज़रूरी है, बस उसके कई पहलू हैं। अब आ जाए पहला मुकदमा। हमने कहा ये समझें मुख्तसरन के रिबा क्या है। कुछ लोगों ने आप में से पढ़ा हुआ होगा रिबा क्या है, कुछ लोगों ने हो सकता है बिल्कुल ना पढ़ा हुआ हो। जिस नहज पर मुझे अभी अपडेट किया गया कि वो पढ़ा हुआ है वो भी हम समझते हैं प्रॉब्लमेटिक है। वो क्या प्रॉब्लम है वो भी इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। रिबा की बहस कोई नई बहस नहीं है कि जो जिसको मुसलमानों को आज समझना पड़ गया हो। रिबा एक ऐसा तस्वुर है जो इब्तदाई इस्लाम से मौजूद रहा है। फ़ुक़हा चारों ट्रेडिशन की, जो हमारी चार बड़ी ट्रेडिशन हैं, उनके लोगों ने इसको समझा है, कहीं कहीं उनका इख्तलाफ भी हुआ है। तो अगर मुझे ये समझना है कि रिबा क्या होता है तो मुझे 20वीं या 19वीं सदी के लिटरेचर से शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। सही तरीका ये है मैं पहले जाके देखूँगा हमने कैसे समझा है इसको, फिर यह देख लूँ कि बाद में कैसे जो समझा गया उसमें क्या इशू है। मैं निहायत इख्तिसार के साथ आपको ये अपडेट करता हूँ कि हमारे यहाँ जो रीसेंट मेथडोलॉजी है इस्लामिक इकोनॉमिक्स में जो प्रिवेल करती है वो उसकी आउटलाइन क्या है। उस आउटलाइन के मुताबिक रिबा दो तरह का है। एक है रिबाउल कुरान, एक है रिबाउल हदीस। अच्छा जी, ये रिबाउल कुरान क्या है? रिबाउल कुरान वो रिबा है जिसको रिबन नसिया कहते हैं, यानी उधार के मामले वाला रिबा। रिबल फजल क्या है? रिबल फजल वो है जिसमें आप लेन देन करें, बार्टर एक्सचेंज गोया कर दें चीज़ों की,
ये रिबल फजल है, और उसमें आप बाटर एक्सचेंज करते हुए मकदार का इजाफा कर दें, ये रिबल फजल हो गया। रिबल नसिया को रिबल कुरान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुरान मजीद की वो जो आयत है बड़ी मशहूर, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, और फिर वो जो आगे आके आया कि कोई अगर वापस नहीं कर सकता तो उसको ज़रा तुम थोड़ी सी मोहलत दो। उन सारी आयतों के अंदर जिस रिबा की ममानियत आई है वो ये कर्ज वाला रिबा है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिबा के मना करने का जो असल मकसद था वो तो ये था कि एक्सप्लॉयटेशन और ये वो ना हो, तो आपने फिर बार्टर एक्सचेंज से मुतल्लिक भी कुछ चीज़ों को रिबा का जो असली रिबा है उसका दरवाज़ा बंद करने के लिए मना कर दिया। वो बड़ी मशहूर हदीस आपने सुनी होगी कि जब 6 चीज़ों का तुम तबादला करो, उसकी तरफ मैं बाद में आऊँगा। तो एक हो गया रिबा कुरान, एक हो गया रिबा हदीस। कुरान वाला रिबा वो हो गया जिसको हमने क्या कहा है, रिबा नसीया हो गया। मैं आपके सामने आउटलाइन बनाता हूँ भाई। एक है रिबा हो गया, ये एक कुरान का हो गया, एक हदीस का हो गया। अच्छा ये भाई ये कुरान वाला क्या है, ये जो कुरान वाला रिबा है ये दुयून वाला है असल में, है दुयून वाला, इसमें दैन है। और ये बियू वाला है, इसमें खरीदो फरोख्त है, चीज़ों की ट्रांजैक्शन है, लेन देन है वगैरह वगैरह। ये असल में नसिया है, ये असल में फजल है। चूंकि ये कुरान ने मना किया है, ये हकीकी है, जली है, इस तरह की मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं। ये ख़बर वाहिद है या कोई भी वजह है, हदीस है, तो ये हकीकी नहीं, ये खफी है या ये सेकेंडरी है। इसको अगर मैं प्राइमरी के मीनिंग में ले रहा हूँ तो ये सेकेंडरी के मीनिंग में, यानी सानवी है, रियल नहीं है, उस तरह का नहीं है। असल में तो शरीयत का मकसद कर्ज वाले रिबा को मना करना है, वो जो पैसे दे के बढ़ा लिए, ये वाला रिबा असल में मना किया गया था। फिर जब देखा कि अगर लोगों को इसकी इजाज़त दे दी कि वो गंदम के बदले गंदम लेते हुए ज़्यादा मकदार में इधर उधर करें, तो ये भी मना कर दिया फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये वो स्ट्रक्चर है जो बेसिकली रशीद रज़ा साहब ने प्रपोज किया है। अल्लामा रशीद रज़ा साहब का ये स्ट्रक्चर है। उन्होंने ऐसे डाइकोटमाइज किया रिबा को, और इस डाइकोटमाइजेशन में बेसिकली वो आखिर में जाके ये नतीजा निकालते हैं कि जिस चीज़ को कुरान मजीद ने मना किया है वो क्रेडिट सेल वाला रिबा है। यानी अरब असल में करते ये थे कि चीज़ें खरीदते थे डेफर्ड प्राइस पर, कि बाद में वापस कर दूंगा पैसे, लेकिन वो फिर कर नहीं पाते थे। जब वो कर नहीं पाते थे तो फिर आगे मोहलत मांगते थे। तो जो मोहलत वाला बंदा होता था ना, वो कहता था अच्छा चलो ठीक है, थोड़ी सी और ले लो मोहलत, लेकिन प्राइस के अगेंस्ट मैं प्राइस बढ़ा दूंगा। और वो जो प्राइस बढ़ाते थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देते थे। वो कहते हैं ये वो चीज़ थी जिसको शरीयत ने मना किया। एक एक्सप्लॉइटेटिव रेट ऑफ रिटर्न होता था जो वो चार्ज करते थे डेफर्ड और डिलेड पेमेंट पर। उनके ख्याल में चूंकि जो बैंक है इसके अंदर वो वाला रिबा नहीं है, यहां तो आप कारोबारी मकसद के लिए आपने कर्जा वगैरह लिया है और फिर आप प्रॉफिट कमाते हैं इन्वेस्टमेंट करके, और फिर उससे प्रॉफिट कमा लेंगे। और जो बैंक है वो चार्ज भी ऐसा रेट करता है जो कंपेटिटिव होता है, मार्केट ड्रिवन होता है, लोगों के पास ऑप्शन होते हैं, ये नहीं तो दूसरा। तो जब कंपेटिटिव मार्केट मौजूद हो तो जो रेट है वो एक्सप्लॉइटेटिव नहीं हो सकता। लिहाजा बैंक के अंदर जो रिबा है वो वाला एक्सप्लॉइटेटिव रिटर्न नहीं है जो जिसको कुरान ने असल में मना किया था। रशीद रज़ा साहब आके एक चीज इसमें ऐड करते हैं और वो कहते हैं कि ये असल में रिबल जाहिलियत है, ये रिबल जाहिलिया है।
और रिबल जाहिलिया असल में वो रिबा नहीं है जिसको कुरान, जो मॉडर्न बैंक का रिबा है वो रिबल जाहिलिया नहीं है। दो वजह से नहीं है। एक तो ये कि इसमें वो एक्सप्लॉइटेटिव रिटर्न है, वो कुरान की आयत भी फिर कोट करते हैं जिसमें कुरान में आया कि ला ताकुलुर रिबा अदाफ़ा मुदाफ़ा, नहीं वो आयत यूँ नहीं है। हाँ यही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा अदाफ़ा मुदाफ़ा, यानी दुगना चौगना करके रिबा ना खाओ। तो वो कहते हैं असल में ये आयत बता रही है कि अरब करते क्या थे। तो असल में रिबा मना करने की वजह ये एक्सप्लॉइटेशन का एलिमेंट था उसके अंदर, और क्योंकि बैंक में ये एक्सप्लॉइटेशन वो भी यही कर रहे हैं ना, तहकीक मनात तखरीज में तखरीज उन्होंने की कि एक्सप्लॉइटेटिव होना है, बैंक में वो एक्सप्लॉइटेशन नहीं है, लिहाजा ये जायज़ है। ठीक है, स्ट्रक्चर उनका भी यही है। इस इस्तदलाल के इस पहलू तक उलमा जिन्होंने इस्लामी बैंकारी के ख़िलाफ़ लिटरेचर लिखा, सूद के ख़िलाफ़ लिटरेचर लिखा, यहाँ तक वो रशीद रज़ा साहब से एग्री करते हैं। आखिरी बात पे उनको इख्तलाफ है। वो कहते हैं कि ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है कि जिस चीज़ को कुरान मजीद ने मना किया है वो सिर्फ वो वाला रिबा है जिसमें एक्सप्लॉइटेशन होती है, बल्कि उसके अंदर हर किस्म का इजाफा मना कर दिया गया है। ठीक है, चाहे वो 1% है, आधा % है, कुछ भी है, अगर आपने उसको कंट्रैक्चुलाइज कर लिया है तो वो हराम हो गया। ये इस्तदलाल का तरीका है दोनों का, मेथड यहां तक दोनों सेम है। यहां आके इख्तलाफ करते हैं कि रशीद रज़ा साहब कुरान मजीद के रिबा को रिबल जाहिलियत के दौर के ख़ास ट्रांजैक्शन फॉर्म के अंदर ख़ास शर्त के साथ महदूद कर देते हैं, जबकि उलमा उसमें महदूद नहीं करते। जी, और ये तिजारती और मुफराती सब कुछ इसी के अंदर शामिल है, उसमें कोई डिस्टिंग्विशन, वो कोई डिस्टिंग्विश नहीं करते। वो कहते हैं हर वो इजाफा, क्योंकि वो आयत से इस्तदलाल करते हैं, फ़इन तुम फ़लकुम रूसु अमवालिकुम, ये इस्तदलाल है उन उलमा का जो कहते हैं कि जब कुरान मजीद ने कर्ज़ के रिबा को यानी रिबन नसिया को मना किया तो किस चीज़ को मना किया? हर वो सरप्लस जो आप रासुल माल से ऊपर लेंगे। ये इस्तदलाल है उन उलमा का जो बैंक के सूद को रिबा में शामिल करते हैं। जी सर, इस डिबेट हमेशा रही है, वो भी समझ में आप कहते हैं कि कमोडिटी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। क्या हो जाती है? कमोडिटी, हाँ कमोडिटी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। वो समझाऊंगा ना मैं इंशाल्लाह। वो समझाते हैं इसलिए नहीं क्योंकि फ़ुक़हा के तरीके पे समझते नहीं है ना हम रिबा को। हमने ये वाला मॉडल अपना लिया, फ़ुक़हा नहीं मानते इसको, वो इस तरह सोचते ही नहीं। एक कुरान वाला रिबा एक हदीस वाला है, तो वो आ जाता। मैं आपकी वो समझ गया हूँ जो आपके जहन में आ रहा है कि वो हदीस वाला रिबा सही से समझाया नहीं जाता आमतौर पे। पहले हम ये समझ लें कि रिबा की बहस की कैसे जाती है आज बैठ के। अगर आप मुझसे ये सवाल पूछें कि ये वाली मेथडोलॉजी अगर मैं ट्रेस करके पीछे ले जाऊं कहाँ तक पहुँच सकती है, तो जो कुछ मैंने अभी तक गौर व फिक्र किया है, जो कुछ मुझे मिल सका है अवेलेबल लिटरेचर में, इसकी फाउंडेशन शेख इब्न तैमिया से पीछे नहीं जाती। यानी कि रिबा को, और शेख इब्न तैमिया के यहाँ भी रिबा को इस तरह से जिस तरह रशीद रज़ा साहब ने डाइकोटमाइज़ किया वो ऐसे नहीं करते। उनकी डाइकोटमाइजेशन और तरह की है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि ये बताओ कि ये पीछे अगर चलाएं तो कहाँ जाके आपको इसकी पीछे फाउंडेशन मिलेगी, तो इब्न क़य्यिम के यहाँ जाकर ये अल्फाज आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। एक रिबुल कुरान होता है, रिबुल हदीस होता है, लेकिन उसके बाद फिर अगला सवाल ये है कि क्या वो दोनों हजरात उस्ताद और शागिर्द इस तरह भी आगे डाइकोटमाइज करते हैं? ये देखने की बात है। वो नहीं करते। वो तब हमें समझ में आता है जब मैं ज़रा उनसे पीछे से चलता हूँ। देखें, मैं अगर शेख इब्न तैमिया से बात शुरू करूँगा नहीं समझ में आएगी, क्योंकि वो तो आसमान से एकदम थोड़ी उतरे हैं। उनके पीछे बैसें आ रही थी, 7 सदियाँ पीछे गुजर चुकी हैं ना उनके, 6.5 सदियाँ। ही वॉज कंट्रीब्यूटिंग टू द एग्जिस्टिंग डिबेट्स। तो खैर, तो ये गलत फहमी है कि शायद शेख इब्न तैमिया और अल्लामा इब्न क़य्यिम इस तरह डाइकोटमाइज, लेकिन ये एक अलग मौजूद है। जी सर, ये जो आपने फरमाया कि अल्लामा रशीद रज़ा साहब जो है वो फरमाते हैं कि कुरान की आयत बिल्कुल नस्ख करती है कि सूद को दुगना चुगना करके मत खाओ, तो क्या उनका ये मौक़िफ़ है सर कि अगर कोई शख्स किसी को कर्ज भी देता है, इंडिविजुअल सदा भी देता होगा उस ज़माने में, तो अगर वो थोड़ा बहुत सूद ले रहा तो ये जायज़ है? ये इनका मौक़िफ़ है। रशीद रज़ा साहब के मौक़िफ़ के मुताबिक उसको रिबा नहीं होना चाहिए। लेकिन सर, इसका तो बड़ा कुरान में ऐसी आयत है ना कि अल्लाह की आयत के बस थोड़ी सी कीमत मत लो। ये सारी ज़ाहिर है, ये जवाब वो सारे वही जवाब हैं जो उलमा ने दिए हैं।
यानी रशीद रज़ा साहब को यही जवाब दिया गया, वो शायद का ये मफहूम नहीं है, बल्कि उसका मफहूम यही है जो आप कह रहे हैं कि थोड़ा लो। मैं ज़ाहिर है रशीद रज़ा साहब के मौक़िफ़ की तर्जुमानी यानी दिफा नहीं कर रहा, मैं ये बता रहा हूँ इस्तदलाल क्या है। मुझे ना रशीद रज़ा साहब के इस्तदलाल से फ़िलहाल दिलचस्पी है, और ना ही उनके इस्तदलाल से जो इस मेथोडोलॉजी को डेवलप करते हुए इस्लामी बैंक के रिबा को सूद कहते हैं, उनसे भी नहीं है। ये मेरे लिए सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन है जो मैंने आपको दिखाना है कि बहस होनी कैसे चाहिए, होती यूं है, होनी ऐसे नहीं चाहिए, सिर्फ ये दिखाने के लिए। जी बस सर थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए। ये जो आप कहते हैं ना एक्सप्लॉयटेशन है, तो एक्सप्लॉयटेशन की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन है? जो मैं समझा वो ये कि अगर वो फ्यूचर में रिकॉर्ड करता है तो उसकी प्राइस बढ़ा देते हैं, तो वो एक्सप्लॉयटेशन है। उसके अलावा वो कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं हाँ, वो कहते हैं नहीं, ये जो बैंक, यही वो कहते हैं एग्जैक्टली कि जब पहली दफ़ा का जो इजाफा है वो रिबा नहीं है। वो कहते हैं जैसे क्रेडिट सेल में जो पहली दफ़ा इजाफा करते हैं वो इजाफा नहीं है, तो वो असल में कहते हैं ये जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आप जिस तरह से लगाते हैं ना, बढ़ाते चले जाते हैं नॉन डेफर्ड, वो कहते हैं ये रिबा होता है। सिंपल इंटरेस्ट जो आप पहली दफ़ा ऐड करते हैं वो नहीं है, ये उनका इस्तेदलाल है। ये मैं टेक्निकल टर्मिनोलॉजी अवॉइड कर रहा था, लेकिन आपने पूछा तो असल में कहते हैं एग्जैक्टली ये पहली दफ़ा का रिबा, वो सॉरी जो बैंक जो इजाफा लगाता है वो रिबा से बाहर है। सर जो कह रहे हैं कि दुगना चुगना करके मत खाओ, मींस रशीद रज़ा साहब कह रहे हैं कि थोड़ा सा कम इज पॉसिबल। असल में रशीद रज़ा साहब इकोनॉमिस्ट नहीं है, मैं आपको पहले एक इकोनॉमिस्ट इसको कैसे कहेगा, और ये लोगों ने कही है, जिन लोगों ने रशीद रज़ा साहब की साइड ली है वो ये कहते हैं कि असल में कंपेटिटिव मार्केट के अंदर जो सूद मुतय्यन होगा वो जायज़ है, उससे ज़्यादा अगर आप लेंगे वो हराम है। लेकिन सर इसको तो यहाँ से रिजेक्ट नहीं हो गया कि मोहलत दे दो, मोहलत दे दो, तो वो कहते हैं मोहलत रासुल माल वगैरह के लिए दे दो, उसको मोहलत दे दो। वो रशीद रज़ा साहब ये कहते हैं मजीद ना बढ़ाओ ना प्राइस, वो तो ये कहते हैं पहली दफ़ा जब मैंने कर्ज लिया तो कुछ सूद लगा, अब वो कहते हैं इसको फिक्स करो, इसको ना बढ़ाओ। लेकिन इस्लाम रिजेक्ट्स एवरी मिनिमम टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। देखिए मैंने आपसे गुजारिश की कि मैं रशीद रज़ा साहब का मुकदमा यहाँ नहीं पेश कर रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि रशीद रज़ा साहब कहते क्या हैं। अब उनके मुकदमे में क्या गलती है इस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं, इस पर पढ़ जाएंगे तो असल बात रह जाएगी ना। रशीद रज़ा साहब के मुकदमे को मैं ठीक नहीं कहता, इस पर बहुत कुछ लिटरेचर इतना लिखा हुआ है, इसलिए मैंने कहा था ना इस्लामी बैंकिंग के दो वर्किंग मॉडल हैं। एक ये कि पहली चीज़ ही क्या कह दो कि ये रिबा, ये जो बैंक का सूद है ये रिबा है ही नहीं, ख़त्म हो गई बहस। तो ये रशीद रज़ा साहब के मनहज से ये बहस निकलती है। दूसरा ये कि नहीं ये सूद है, रिबा है, अब फिर मुझे कुछ करना होगा। तो ये हमारे पास एग्जिस्टिंग पैराडाइम रिबा को यूं देखती है, फुकाहा यूं नहीं देखते, फुकाहा यूं देखते हैं। अच्छा अब आप ज़रा इस मेथड की खुसूसियत गौर करें, इस मेथड के मुताबिक कुरान और सुन्नत के रिबा में क्या ताल्लुक़ है, कुछ समझ नहीं आता, डाइकोटमाइज कर दिया ना आपने। फुकाहा यूं नहीं कहते, वो कहते हैं कि असल में सुन्नत और कुरान में इंटरलिंक है। यहाँ अगर कि मैं इस्तिलाह हनफियों की बोल रहा हूँ, और जो मैं आपको थोड़ी डेफिनेट वो दिखाऊंगा वो भी हनफी इस्तिलाह के मुताबिक, लेकिन हनफी, शाफी, मालकी, हम्बली बहुत हद तक बहुत सारे चीज़ों में सिमिलर हैं, कुछ जगहों पर इख्तलाफ है। मसलन अहनाफ अपनी गुफ्तगू करते हुए ये कहते हैं कि कुरान मजीद की वो जो आयत है अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, यहाँ पर लफ्ज़ रिबा मुजमल है। मुजमल का मतलब उनके नज़दीक उसूल फ़िक़्ह के मुताबिक वो लफ्ज़ है जिसका माना डिक्शनरी से मुतय्यन नहीं होता, बल्कि ख़ुद शारे उसकी तशरीह फरमा, उसके अंदर जो इजमाल है, जो एम्बिग्विटी है, उस इजमाल, जैसे कुरान में अल कारिया, वो कहते हैं ये बयान ये मुजमल है। कुरान में है सलात, ये मुजमल है। सलात का मतलब ये नहीं अब मैं जाके देखूंगा अरब क्या करते थे सलात, उससे मैं सलात का कोई मफहूम मुतय्यन कर लूँ, नहीं, ये मुजमल है। ये एक इस्तिलाह है, इन अदर वर्ड्स लीगल टर्मिनोलॉजी है जिसको लॉ गिवर ही डिफाइन कर सकता है। तो रिबा एक लीगल टर्म है, अगर मैं लफ्ज़ मुजमल का तर्जुमा कर लूँ तो वो समझ लें इट इज़ अ लीगल टर्म
और चूंकि वो एक लीगल टर्म है तो उसका बयान कौन करेगा? खुद शारे। अब सवाल पैदा होता है, कुरान मजीद में किसी मकाम पर लफ्ज़ रिबा की तारीफ़ है? ऐसी कोई आयत नहीं है जिससे आप कह दें कि वो फ़लाँ आयत से ये पता चल गया कि रिबा की ये तारीफ़ होती है। जिन लोगों ने ये वाली मेथडोलॉजी जो मैंने अभी आपको दिखाई, इनका इस्तेदलाल कैसे होता है? ये कहते हैं अरब यूँ करते थे। फुक़हा कहते हैं अरब करते होंगे, ये बात दुरुस्त है, लेकिन अरबों का कुछ करना कुरान मजीद की उस इस्तिलाह की तारीफ़ नहीं है। जो शारे ने तारीफ़ मुकर्रर की उसमें अरबों का वो अमल शामिल हो जाता है, जैसे शारे, जैसे अभी हम आपकी इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। लेकिन मसलन कुरान मजीद में आया कि सलात अदा करो, तो अरब तो कुरान में है ना, वो तालियां बजाते थे, वमा काना सलातुहुम इंदल बैति इल्ला बुकाहुम वो तस्दीक है, तालियां बजाना, शोर करना, या वो गलत तरीके से भी नमाज पढ़ते थे, सलात अदा करते थे। तो अब सलात का मफहूम ऐसे बताइए नहीं होगा कि अरब कैसे सलात अदा करते थे, बल्कि देखिए शारे ने क्या फरमाया, यही है ना। ऐसे ही वो कहते हैं कि शारे ने क्या फरमाया। तो अब आप उनकी तरतीब यूं शुरू होती है, रिबा कुरान ने मना किया। सर अब ये जो पॉइंट है कि ये एक खुद एक मतलब इब्तिदा में एक कंट्रोवर्शियल बन गया कि रिबा की तारीफ हम लोग अरबों में जो मुस्तामल है वो लेंगे, और एक जो ये इशारे ये मुजमल है, यानी ये तो खुद एक मतलब वहाँ से ही बड़ा बुनियादी इख्तिलाफ पैदा होगा। हाँ, तो मेथडोलॉजी का इख्तलाफ है ना, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये वो मेथडोलॉजी है जो सबने की है इख्तियार। ये आप मुझे कहें, मैं आपको ट्रेस करा के दिखा दूंगा किसी भी तारीख पीछे तक, लेकिन ये जो आप मेथडोलॉजी में बता रहे हैं, मैंने इसीलिए कहा अगर आप ट्रेस करना शुरू करेंगे शेख इब्न तैमिया से पीछे नहीं ले जा सकेंगे, ठीक है। और वो भी इस माने में नहीं है जिस माने में आप इसको, लेकिन अगर कोई इंसिस्ट करता है तो बस वहाँ जाके ख़त्म हो जाएगी ये। इसीलिए मतलब मैं जो लोग ये इस्तेदलाल करते हैं उनसे मैं कहता हूँ, शेख इब्न तैमिया हम्बली थे ना, ये बताओ बाद के हम्बलियों ने शेख इब्न तैमिया की ये राय ले ली? अगर नहीं ली तो इसका मतलब है हम्बली मेथड की रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे थे वहाँ पर। वो और बात है कि वो ये कहते नहीं है मैं, लेकिन उसके बाद भी मैं कहता हूँ अगर ये मान लें फिर भी इसका मतलब अगर हनाबिला, बाद वाले हनाबिला और पहले के हनाबिला ने इसी तरह से देखा हुआ है तो हम कहेंगे कि वो हम्बली मनहज की रिवायत का लिहाज कर रहे थे, वरना नहीं कर रहे थे। आगे चले, हम कहते हैं हदीस ने, अब आ गई हमारे सामने एक हदीस, कहाँ है जी वो तारीफ हदीस में? बड़ी मशहूर हदीस है, आप में से किसी यकीनन किसी ने किसी को पता होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 चीज़ों का नाम लेकर फरमाया कि जब तुम सोने के बदले सोना, चांदी के बदले चांदी, गंदम के बदले गंदम, या जौ के बदले जौ, नमक के बदले नमक, खजूर के बदले खजूर का तबादला करो तो बराबर बराबर करो, और यदम भी यदिन करो। तो 2 शर्तें आई थी हैं कि जब इन चीज़ों का यानी गंदम के बदले गंदम आ जाए, सोने के बदले सोना आ गया, चांदी के बदले चांदी आ गई, ये जो 6 चीज़ों जिनका नाम अभी जिक्र हुआ, ये जब इनका आपस में तबादला करो ना तो मिस्लम बिमिस्लिन यदम भी यदिन करो। मिस्लम बिमिस्लिन का मतलब है बराबर बराबर। अब बराबरी किस किस एतबार में देखनी है ये एक बात की बात है, लेकिन हदीस में क्या है? बराबर बराबर, यदम भी यदिन, एक ही मजलिस में करो, स्पॉट ट्रांजैक्शन करो, डेफर नहीं होनी चाहिए। ये पहली हो गई। फिर आगे फरमाया जब जिन्स बदल जाए, मतलब एक तरफ सोना हो दूसरी तरफ गंदम हो, एक तरफ सोना हो दूसरी तरफ चांदी हो, वगैरह वगैरह। फरमाया जब जिन्स बदल जाए तो फिर जैसे चाहो तबादला करो, लेकिन यदम बेयदिन हो, लेकिन यदम बेयदिन हो। अब इसका मतलब है जब 2 किस्म, इस हदीस में 2 तरह की ट्रांजैक्शंस का जिक्र है? इसका मतलब है रिबा इस हदीस की रूह से 2 तरह का है। एक रिबा, फिर शारे ने फरमाया अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो यह रिबा है। फिर ये हदीस बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव हदीस है, इसी के अंदर सारी क़यामत है, रिबा की पूरी बहस इसके अंदर मौजूद है।
हदीस से हमें पता लगा कि भाई ट्रांजैक्शन जो है ना वो दो तरह की है। बै जो है वो जो कुरान में है ना, अहल्लल्लाहुल बैया, फ़ुक़हा कहते हैं कि आयत का मतलब ये है कि हर, इमाम शाफी की रिसाला में भी ये बात मौजूद है, हर वो बै जायज़ है जिससे शारे ने मना नहीं किया। आयत का मतलब क्या है? हर वो बै जायज़ है जिससे शारे ने मना नहीं किया, या वो जो शारे की मना करने की माना में शामिल है वो भी मना है। यानी हर वो बै जायज़ है जिससे शारे ने मना किया, और शारे ने जब मना किया तो किसी उसूल की वजह से मना किया है ना, देयर इज सम अंडरलाइंग प्रिंसिपल। तो हर वो बै जिसको शारे ने बराह रास्त मना कर दिया, या जो उसके पीछे अंडरलाइंग इल्लत थी हमारी, उसके हुक्म में जो चीज़ आ रही है वो भी मना है। सारी दोनों बातें कवर कर दी इमाम शाफी ने ये बात कह के। इमाम शाफी का नाम एक तो कुर्बत का जरिया भी इंशाल्लाह बनेगा, और दूसरा मुझे बताया गया कि यहाँ की जो ऑडियंस है वो उनके साथ ज़्यादा मुनासिबत रखते हैं, तो मैं इसलिए उनको भी कोट कर रहा हूँ, ये नहीं लगे मैं सिर्फ हनफियों की बात कर रहा हूँ। ऑडियंस में से कुछ नहीं पढ़ा। अच्छा चले इंशाल्लाह। तो इमाम शाफी रिसाला में ये बात फरमाते हैं। हनफी उसको यूँ कहते हैं कि इमाम सरख्सी भी एग्जैक्टली यही कहते हैं कि हर बै जायज़ है सिवाय उस बै के जिसमें रिबा है, और रिबा वो है जिसको शारे ने डिफाइन किया है इस हदीस के अंदर। तो असल में इसका मतलब है बै दो तरह की है। बै कितनी तरह की है? हमजिन्स अशिया हों, यानी होमोजीनियस गुड्स हों। इसके ऊपर रिबा ना लिखें, इसके ऊपर लिखें बै। अब बात ठीक हो गई। हदीस के मुताबिक बै असल में दो तरह की बन रही होती है, एक हमजिन्स गुड्स की और दूसरी गैर हमजिन्स कह लें। चलें, इसके लिए और भी कोई लॉस है? सर ये बैड ट्रांजैक्शन को लेता है? हाँ, एक्सचेंज गैर हमजिन्स अशिया। शारे ने एक्सप्लिसिटली कहा है ना, सोने के बदले सोना चांदी, तो इसका मतलब है जब जिन्स सेम हो जाए फिर रिबा, और जब जिन्स बदल जाए फिर रिबा। मुझे असल में सिर्फ ये इतनी ही बहस चाहिए, यहाँ मुझे नहीं आना, इतनी चाहिए तो मैं इसी पर फोकस करूँगा। अब हदीस को फिर से पढ़ते हैं। शारे ने फरमाया व्हेन यू एक्सचेंज गुड्स सच दैट गोल्ड फॉर गोल्ड, सिल्वर फॉर सिल्वर एंड सो ऑन फॉर 6 गुड्स, 6 चीज़ों का नाम लिया। फरमाया 2 चीज़ों का ख्याल करना है, मिसलम बे मिसलन और यदम बे यदिन। 4 ट्रांजैक्शन बनती हैं मेरे पास। कोई अंग्रेजी की अगर मैं सेंटेंस लिखूँ मसला तो कोई नहीं है, सबके लिए वाज़ेह होगा समझने में। अच्छा जी, 4 इसके लिए आप लेके होमोजीनियस गुड्स या सिमिलर गुड्स, इसको आप कहें हेटेरोजीनियस गुड्स, जब चीज़ बदल गई मेरे पास। 4 types of exchange in homogeneous goods. पहली क्या हो सकती है? 1 ग्राम गोल्ड, ये गोल्ड की जगह आप गंदम भी लिख सकते हैं। 1 बैग ऑफ व्हीट, ये भी लिख सकते हैं, वर्सेस 1 ग्राम गोल्ड एट स्पॉट। एक ये हो सकती है, मैं अभी आपको क्या करूं, 1 ग्राम सोना दूं और आपसे 1 ग्राम सोना, ये एक हो सकती है। दूसरी क्या हो सकती है? 1 ग्राम गोल्ड नाउ वर्सेस, नहीं हाँ ये नाउ लिखने की जरूरत नहीं है, वर्सेस और 2 ग्राम या एनी कमोडिटी ग्रेटर देन 1, एनी क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 to 1.5 10 2 ग्राम्स गोल्ड एट स्पॉट। ये दूसरी हम सोच सकते हैं, मैं आपको 1 ग्राम सोना दूं और आपसे 2 ग्राम वापस मांगूं। 24 कैरेट 18 कैरेट। नहीं, अभी मैं क्वालिटी नहीं बदल रहा, मैं कह रहा हूँ सेम है। अगरचे हदीस के मुताबिक ये क्वालिटी डिफरेंशियल्स को काउंट फॉर नहीं किया जाता, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सिंपल रखते हैं।
बराबर में नहीं आता था ये 1 ग्राम। नहीं, जाहिर है बराबर क्या है, एक तरफ 1 ग्राम है, दूसरी तरफ 2 ग्राम है, बराबर तो नहीं है। मैं कह रहा हूं पॉसिबल एक्सचेंजेस क्या हो सकती हैं होमोजीनियस गुड्स में, 4 हो सकती हैं। यहां लिख लें पॉसिबल। तीसरी हो सकती है जी 1 ग्राम गोल्ड नाउ वर्सेस 1 ग्राम गोल्ड लेटर, ये तीसरी हो सकती है। चौथी क्या हो सकती है जी 1 ग्राम गोल्ड नाउ वर्सेस 2 ग्राम गोल्ड लेटर। लेटर कुड बी 1 डे, इट कुड बी 1 मंथ, इट कुड बी 1 ईयर। वो हमारी चॉइस है कि हमने किस तरह कॉन्ट्रैक्ट लिखा, यदि 6 महीने बाद आपने वापस करना है। ये 4 इम्कानी है। क्वालिटी एस्यूम करूं कि सब एक जैसी है। पहली को जरा देखें, शराइत क्या आयद की हैं शारे ने? तो ये पहली जायज़ है, इट इज़ परफेक्टली ओके। अब आपके जहन में क्या सवाल आ सकता है, भाई कोई क्यों करेगा ये? तो शारे ने ये थोड़ी कहा करो, शारे ये बता रहा है कि उसूल के हैं ट्रांजैक्शन के जिनका लिहाज रखना। इस हदीस को समझने में लोगों को ही मुश्किल पेश आई कि भाई यार ऐसे क्यों करेगा कोई। तो शारे ये थोड़ी बता रहे हैं कि ऐसे करो, ये हुक्म थोड़ी दिया है। ये शारे किसी एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस को एक्सप्लेन नहीं कर रहे कि देखो कई लोगों ने इस हदीस पे जब पढ़ा तो वो ये चक्कर में पड़ गया एक्सप्लेन करने में, और अब बार्टर एक्सचेंज में ऐसा होता होगा। नहीं, शारे रूल बता रहे हैं हमें कि जब आपने एक्सचेंज करना है ना भाई, इन उसूलों का ख्याल करना है। सर ये इज पर्टिकुलर टू कमोडिटी ये हो गया, ये भी तो हो सकता है कि मैं समझ जाऊँ आपकी बात, आप करेंसी की इकोनॉमी में आना चाहते हैं। अगर 1 ग्राम गोल्ड द वर्थ ऑफ 1 ग्राम गोल्ड वर्सेस द वर्थ, मैं समझ गया ना, मैंने इसलिए लफ्ज़ मैं समझ गया हूँ आपके जहन में क्या चल रहा है। आप कमोडिटी से स्टेप अप करके करेंसी इकोनॉमी में आना चाहते हैं, वो दूसरा मुकदमा है, वहाँ खोलेंगे कि फ़र्क क्या है। पहले उसूल तो पता हो ना, उसूल क्या चल रहे हैं। करेंसी इकोनॉमी में जैसे ही मैं आऊँगा कौन से उसूल है जिनका ख्याल करना है, वरना तो रौला पड़ जाएगा ना। अब सोचते रहे आप, लेकिन मैं नहीं सोच रहा, समझ रहे हैं, मुझे आता ही नहीं है, इतनी नहीं आती मुझे, बस मुझे अभी इतनी सी आती है बस। एक चीज जी सर, ये जो 1 ग्राम गोल्ड आपने हाइपोथेटिकली सपोज किया है, तो मतलब है कि ये बिल्कुल सपोजिशन इसमें ये भी है कि बिल्कुल एग्जैक्टली आइडेंटिकल है दोनों साइड। असल में आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर क्वालिटी डिफरेंशियल हो जाए, जिन सेम रहे, क्योंकि उस सूरत में तो कोई तो शारे ने उससे भी मना किया। अच्छा उससे यानी बड़ी एक्सप्लिसिट हदीस है कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु आपके पास कुछ खजूरें लाए, बड़ी अच्छी टाइप की खजूरें थी। तो आप क्योंकि हज़रत बिलाल की उनको कैफियत पता थी कि ये तो मालदार आदमी नहीं है, इनके पास कहाँ से आएंगी खजूरें। तो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत में लाए, तो उन्होंने फरमाया कि मेरे पास कुछ ज़रा रद्दी किस्म की थी, मैंने एक्सचेंज कर ली डिफरेंट रेट पे। तो आपने फरमाया नहीं ये रिबा है, ऐसा ना करो, पहले इसको गंदम को किसी ये जो चीज़ है इसको किसी और रेट पे किसी चीज़ के साथ एक्सचेंज करो, फिर उसके बाद करो। अब इस हदीस का क्या मफहूम है, क्यों क्वालिटी डिफरेंशियल से मना किया है, ये हिकमत की बहसें हैं। हिकमत को फिलहाल बाद में लाते हैं, पहले कानून तो समझें, कानून क्या है, कानून की हिकमत क्या है, ये दो अलग सतहें गुफ्तगू की। इस वक्त मैं इस चीज़ की गुफ्तगू नहीं कर रहा कि विजडम क्या है इस कानून की, कानून क्या है। तो 1 ग्राम गोल्ड वर्सेस 1 ग्राम गोल्ड ये बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई रिबा नहीं है। दूसरी सूरत ये जायज़ नहीं होनी चाहिए, क्यों? क्वांटिटी का फर्क आ गया। इस कैफियत को फुक़हा कहते हैं रिबल फजल, द एक्सेस ऑफ मेजरमेंट, एक्सेस ऑफ मेजरमेंट। आपने मेजरमेंट बराबर नहीं की, मेजरमेंट बराबर नहीं की। मेजरमेंट बराबर किस चीज़ में करनी है? हनफी कहते हैं कैल और वज़न में। वज़न का मतलब है क्वांटिटी के अंदर मैं किसी चीज़ के वॉल्यूम को नाप वो मेजर कर रहा होता हूँ, जबकि कैल का मतलब है क्यूबिक सेंटीमीटर जिसको कहते हैं ना, साइज़ वगैरह के हिसाब से भी कभी चीज़ें होती हैं। मसलन आप जब पिज़्ज़ा लेने जाते हैं तो वो आपसे क्या कहता है, पिज़्ज़ा कितना पिज़्ज़ा,
वो ये थोड़ी कहता है 400 ग्राम का पिज़्ज़ा, आप कहते हैं जी स्मॉल दे दो, मीडियम दे दो, लार्ज दे दो। अब ये जो आप चीज़ों के साइज़ को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम अब आप डिफाइन कर रहे हैं, इसको कैल कहते हैं। अरबों के यहाँ भी गंदम वगैरह तोलने के ऐसे ही पैमाने, मतलब 1 बाल्टी गंदम, 2 बाल्टी गंदम, वो उसको लिए सा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। एक ख़ास साइज़ का बर्तन था, यूँ समझ लें। तो जब मैं चीज़ को वज़न में नहीं बल्कि क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर देखना शुरू करता हूँ तो ये कैल कहलाता है असल में, यानी वॉल्यूम के अंदर चीज़ों को नाप रहा हूँ। तो बराबरी करनी है कैल में और वज़न में। अगर वज़न के बदले वज़न है तो वज़न बराबर करो, कैल है तो कैल के बदले उतनी ही साइज़ वही होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मीडियम है दूसरी तरफ लार्ज हो जाए, जबकि चीज़ वही है। फिर एक इख्तलाफ आता है कि क्या गिनती वाली चीज़ों को भी बराबर करना है। खैर, इसको अभी छोड़ देते हैं हम, फिलहाल सिंपल रखते हैं, स्टेप बाय स्टेप। पहले दोनों जो है सर, ये इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करती कहीं भी दुनिया में। पहले दोनों जो सिचुएशंस हैं 1 और 2 नहीं एग्जिस्ट करती। ये एक अलग सवाल है कि ये एग्जिस्ट करती है या नहीं, ठीक है ना। ये आप हमारे ज़हन में ये तो बेवकूफ़ आदमियों को जैसे करेगा, नहीं बेवकूफ़ मैं किसी को बना सकता हूँ। आई कैन ऑलवेज कन्विंस समवन कि जो मेरा माल है बड़ा ज़बरदस्त, तुम्हारे चावल तो घटिया हैं, तो मैं उसे ले गए सकता हूँ ना। मैं ये देखे ना, इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री का फ़ायदा उठा सकता हूँ। इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री यही तो होती है कि बायर और सेलर में से किसी एक को अपनी माल का ज़्यादा पता है। जब मैं अपनी सेकंड हैंड गाड़ी बेचता हूँ तो मैं सेलर हूँ, आप ख़रीदार हैं, अपनी गाड़ी की सेहत मुझे ज़्यादा पता है, इसमें कहाँ ख़राबी है। अब आप जितने मर्जी इस बार आपको अंदाज़ा लगाएंगे। कोई बिल्कुल अनाड़ी टाइप के बायर होते हैं, कोई ज़रा होते हैं, तो मैं अपनी गाड़ी की बड़ी तारीफ़ें करके बता सकता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त है जी, ये तो यूँ है, इसमें कोई है ही नहीं। वो तो आप जब ले जाएंगे तो वो पंजाबी में कहें ज़रा भांडा घर ले आओ तो पता चलता है कितने कितने फ़ायदा है। आम तरह बहू के लिए कहा जाता है ये। तो एक मुझे ये कंप्लीट कर लेने दें। तो समटाइम्स ये रिवर्स होता है। जब मैं इंश्योरेंस मार्केट में जाके इंश्योरेंस खरीदने लगता हूँ तो अब मैं बायर ऑफ इंश्योरेंस हूँ, आप सेलर ऑफ इंश्योरेंस हैं कंपनी। मुझे अपनी सेहत के बारे में ज़्यादा पता है, मुझे अपनी ड्राइविंग हैबिट्स के बारे में ज़्यादा पता है, आपको नहीं पता। तो जब एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन आ जाए ना, तो फिर कोई भी पार्टी किसी को बेवकूफ़ बना सकती है रेट एक्सप्लॉइटेटिव सेट करने के लिए। तो वो क्वालिटी डिफरेंशियल के पीछे ये वजह हो सकती है, लेकिन मैंने कहा कि हम इस बहस में नहीं जाना चाह रहे कि क्यों वजह कर दिया होगा शारे ने कहा भाई चीज़ को मार्केट में प्रेजेंट करो, जो मार्केट में उसका रेट लगे, उसके बाद दूसरी चीज़ खरीदो। ये कोई तरीका नहीं है कि चीज़ें बराह रास्त तुम किसी को बेवकूफ़ बनाने का इम्कान ज़्यादा है इस बराह रास्त ट्रेड में भी ये विजडम हो शारे के मना करने के पीछे। ये है असल बात, ये कि ये रिबल फजल है, रिबा ऑफ क्वांटिटी, रिबा ऑफ क्वांटिटी और रिबा ऑफ मेजरमेंट। ये ट्रांजैक्शन ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है? कुछ लोग कह रहे हैं, आपके ख्याल में है थर्ड वाली? तो ये भी जायज़ नहीं होगी। इसको फुक़हा कहते हैं रिबन नसिया। इसी का तो नाम रिबा नसिया है। इसको कहते हैं रिबा ऑफ हाल, रिबा ऑफ डेफरमेंट। 1 ग्राम के बदले में 1 ग्राम ही ले रहे हैं। लेकिन टाइम फर्क हो गया ना। मैंने आपको अभी 1 ग्राम सोना दिया है और आप मुझे वो वापस करेंगे 1 महीने बाद। मिस्लम भी मिसलिन यदम भी यदिन, हदीस के साफ अल्फाज हैं जी। हमारे यहाँ चने होते हैं। क्या होते हैं? चने। अब 10 बोरियां चाहिए, 8 चाहिए, तो मैं किसी से कहता हूँ कि ये 10 मुझे दे दो, जब मेरी फसल आएगी तो मैं आपको 10 दे दूँगा। मतलब इसका मतलब है इस टाइम ये किसी आपने कंडीशन है, इसके मुताबिक वो क्या हराम है? पता नहीं, अभी देखते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं। ठीक है। परसेप्शन में तो ये तीसरी जो चीज है, ये तो लोग सब समझते हैं कि जैसे आप किसी को कोई 100 रुपया उधार दे रहे हैं, बाद में 100 ही लेना चाहिए। वो भी मैं इसी तरफ आऊंगा कि कर्ज कहाँ है। फिर यही चीज कर्ज है। गौर से देखें, दिस इज नथिंग बट लोन। देखिए लोन क्या होता है?
100 के बदले 100 वक्त के तबादले के साथ, वक्त के फासले के साथ। मैं अभी आपको 100 रुपये दूं, कहूँ मुझे कल दे दें, 1 हफ्ते बाद दे दें, महीने बाद दे दें, 6 महीने बाद दे दें, मैं कह रहा हूँ अभी सूद तो आया ही नहीं है, ये फजल आया ही नहीं है, क्वांटिटी आया ही नहीं है। साफ नजर आ रहा है कि हदीस के अल्फाज के मुताबिक कर्ज रिबन नसिया की शक्ल है, बगैर सूद के भी बन रहा है ना, आ रहा है ना मजा। अभी हम इसको निकालेंगे इससे कि ये निकलेगा कैसे। मुझे पता है आप लोगों के जहन में जो परेशान कौन सवाल है, मैं परेशान करना चाह रहा हूं भाई, मैं करना चाह रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप जरा चलते हैं। ये कर्ज है, नथिंग एल्स बट लोन। सोना अभी सोना बदले। हजरत उमर की हदीस है कि अगर आप बंदा कहे कि मैं जाके अभी दरवाजे के पीछे से उठा के लाता हूं, उसके पीछे भागो, इतना भी मौका नहीं देना, स्पॉट पे करो। चौथी शक्ल, ये तो क्लियरली नाजायज है। ये क्या चीज है? इसमें रिबल फजल भी है और रिबल नसिया भी है। ये क्या चीज है? ये इंटरेस्ट बेस्ड लोन है। ये क्या चीज है? ये इंटरेस्ट बेस्ड लोन है। तो अब अगर मैं फ़िक़्ह की टर्मिनोलॉजी जैसे वो लोग इस्तेमाल करते हैं, उनके मुताबिक ये जो बैंक वाला सूद है ना, ये इसमें सिर्फ रिबन नसिया नहीं है, इसमें रिबल फजल भी है। ये तो इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ बोथ। तो इस्लामिक बैंकिंग भी इस हवाले से तो फिर सेम होगी? पता नहीं पता नहीं, ठीक है। मैंने कहा कि अभी जितना मुझे आता है मैं बस उतना ही जानता हूँ। असल में बहुत सारे सवालों के जवाब खुद ब खुद इंशाल्लाह हल होंगे जब आपके सामने स्ट्रक्चर आ जाएगा, वरना मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा, मैं ऐसे कंसेप्ट्स इन्वॉल्व करूंगा जो वाजे नहीं होंगे, फिर सिर्फ कन्फ्यूजन होगी। इंशाल्लाह जब हमारे लेक्चर्स खत्म होंगे, आपके बीच बहुत सारे ऐसे सवाल हैं वो अनसेटलिंग खत्म हो जाएंगे। मुझे पता है अभी आप कहाँ फंसे हुए हैं, यार ये क्या कर दिया है इसने, ये तो कर्ज ही नाजायज हो गया है। अभी हल करते हैं इंशाल्लाह। तो रिबल फजल यानी ये इंटरेस्ट बेस्ड लोन जो है, इसके तो कोई सवाल ही नहीं है, ये तो दोनों किस्म का रिबा है। इसमें मेजरमेंट का भी डेफर आपने एक्सेस किया है और डेफरमेंट वाला एक्सेस भी शामिल हो गया है। जिस चीज़ की फौरी अदायगी शरीयत ने मुकर्रर की है, आपने उसको डिले कर दिया। और ये बात अच्छी तरह समझ लें, लोन कुछ नहीं है। और फुक़हा लोन को बै की एक किस्म के तौर पे देखते हैं, कर्ज को। वो कहते हैं ये बै है, इन मानों में एक्सचेंज होता है, 100 के बदले 100 है बस, और कुछ भी नहीं है। वक्त का फासला किया है आपने। अब वो सवाल की तरफ वापस आते हैं कि अब आप मुझे यहाँ रुक के बताएं, इसका मतलब हंजिन्स अशिया में रिबा दो तरह का है, रिबल फजल है और रिबन नसिया है। ये रिबन नसिया है, दोनों है। मुझे रिबन नसिया के लिए कुरान की आयत से अलग से इस्तदलाल करने की जरूरत पड़ी? अब मुझे ये कहने की जरूरत है कि एक कुरान वाला रिबा है और एक हदीस वाला रिबा है, खत्म हो गया ना। यही वजह है फुक़हा ये डाइकोटमी करते ही नहीं है, भाई एक कुरान वाला रिबा है और एक हदीस वाला रिबा है। ना ना ना, कहते हैं हदीस ने मुजमल की वजाहत की है, असल में सुन्नत ने आकर मुजमल की वजाहत कर दी। यही शाफी कहते हैं, यही मालकी कहते हैं, यही हम्बली कहते हैं, यही हनफी कहते हैं। सब इस चीज़ में, इस टर्मिनोलॉजी में बहरहाल इख्तलाफ है कि उसको वो मुजमल क्लासीफाई करते हैं या नहीं। हनफी और मालकी उसको मुजमल की कैटेगरी जो उसूल फ़िक़्ह की है वो उस पर इम्पोज करते हैं। बाज़ शाफी करते हैं, बाज़ नहीं करते। लेकिन इस नतीजे में कोई इख्तलाफ नहीं है कि ये कंसेप्ट डिफाइन हदीस से ही होना है। जी सर, यहाँ पे एक बिल्कुल बुनियाद से बात हो रही थी कि हमने इसी से हमने ड्राइव किया रिबन नसिया को, लेकिन हम देखते हैं कि जिसको हम कर्ज की सूरत है रिबन नसिया, लेकिन हम देखते हैं कि ये जितनी भी है हदीस बयान हो रही थी जिस कॉन्टेक्स्ट में, वो बै के मामले में होगी, लेन देन के मामले में होगी। कर्ज में लेन देन, मैं कह रहा हूँ कि कर्ज में लेन देन नहीं कर रहे, कर्ज लेन देन ही की शक्ल है।
ये लेन देन की शक्ल है। नहीं, वो कारोबार के साथ जिक्र कर सकते हैं, वो कारोबार नहीं, वो किसी जरूरत है, कुछ वैसे आगे जरूरत के तहत वो लेंगे, लेकिन इधर हम किसी जरूरत के साथ कारोबार नहीं कर रहे थे, हम एक तो सेम ग्राउंड पे खड़े होते किसी भी तरह से करें, है लेन देन, हैं। अच्छा है लेन देन। अब सवाल असल बात की तरफ आते हैं जिसमें फंसा हुआ है दिमाग, कि फ़िक़्ह वाले तो ये नहीं कहते कि कर्ज देना नाजायज़ है, ये हदीस साफ कह रही है कि ये रिबा नसीया है। अब फ़ुक़हा यहाँ पर प्रिंसिपल इन्वोक करते हैं जिसको वो कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन, रुख्सत का। वो कहते हैं कि जी जब हम इसी को कहते हैं ना, आप एक उसूल बनाते हैं, फ़िक़्ह हनफी के बारे में यही शुरू से था ना कि वो रूल बेस्ड रीजनिंग करते हैं। उन्होंने कहा कि जी रूल हमें ये कह रहा है कि कर्ज नाजायज़ होना चाहिए, भाई साफ़ है, शारे ने साफ अल्फाज में कहा है। लेकिन हम दूसरी हदीसों को जब देखते हैं तो शारे ने कर्ज देने वाले को की तारीफ़ भी फरमाई है, उसको जन्नत की बशारत, तो बहुत सारी हदीसें हैं जिसमें फजीलत बयान हुई है कर्ज की। अब बज़ाहिर ये दो हदीसें क्या हो रही हैं, बाहर लग रहे हैं तो तज़ाद आ गया भाई हदीसों में। अब रिकंसाइल करना है ना किसी तरह, तो वो कहते हैं कि असल में जिस चीज़ को कर्ज कहकर शारे ने अलग किया है वो 3 शर्तें अगर उसमें पूरी हो जाएं तो वो फिर जायज़ है। वो क्या 3 शर्तें? पहली ये कि माल देने वाला अपने माल का नफ़ा तबर्रो करे, सदका कर दे। सदका करने का क्या मतलब है? अच्छा नहीं, कबल इसे कि मैं एक्सप्लेन करूं, एक बात नोट करें, 1 मिनट रुकें ज़रा, कि मैं पहले मुझे कहनी थी। ये जो ये वाली शक्ल है, इसमें रिबा का फ़ायदा किसको मिल रहा है? इस बंदे को। इसमें किसको मिल रहा है? दूसरे को। क्यों? उसको टाइम मिल गया ना, वो उस माल का फ़ायदा ये भी खुद भी तो उठा सकता था, उसने किसी को दे दिया। तो हमेशा कर्ज देने वाला रिबा नहीं ले रहा होता, कर्ज लेने वाला भी रिबा खा सकता है। आ रही है बात समझ में? हमारा ख्याल है शायद कर्ज देने वाला रिबा, कर्ज लेने वाला भी रिबा। इस केस में कर्ज लेने वाला असल में रिबा का बेनिफिशियरी है, यहां दोनों बेनिफिशियरी हैं। कंसेप्ट वाज़े? रिबल फजल का बेनिफिट कौन उठा रहा है? देने वाला। रिबल नसिया का बेनिफिशियरी कौन है? डेफरमेंट का फायदा किसको मिला? माल का फायदा वो कौन उठा रहा है उस टाइम में? लेने वाला। दोनों बेनिफिशियरी हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए उस बात की तरफ कि पहली शर्त कर्ज के लिए ये है कि कर्ज देने वाला माल का फायदा हिबा करे, सदका करे। माल नहीं, माल का फायदा। माल तो है ना, वापस मांगेगा अपना। दूसरा, क्वांटिटी का कोई इजाफा नहीं मांगेगा। द मोमेंट वो क्वांटिटी का इजाफा मांगेगा क्या बन जाएगा? और टाइम को कॉन्ट्रैक्चुअलाइज नहीं किया जाएगा। मैं वाज़ेह करता हूं, टाइम को कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। देखिए, टाइम को कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनाने का मतलब क्या है कि मैंने तय कर लिया कि उस वक्त से पहले मैं वापस, जैसे आप बैंक से गाड़ी उधार लेते हैं, लोन पे लेते हैं, घर लेते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि पेमेंट कितने अरसे बाद करनी है, 10 साल में, और हर महीने के हिसाब से। अगर बैंक महीने से पहले आपके दरवाजे पे आके खड़ा हो जाए, मेरे पैसे वापस करो, तो आप अदालत में ले जा सकते हैं उसको। कहते हैं मैं नहीं करूँगा वापस, मेरे से टर्मिनल आपके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस तय हो गई हैं। जिसे कहते हैं, इसको कहते हैं टाइम को कॉन्ट्रैक्चुअलाइज किया आपने, डेफरमेंट को आपने कॉन्ट्रैक्चुअलाइज कर लिया, टाइम डायमेंशन को मुआहदे का हिस्सा बना दिया। जैसे ही टाइम डायमेंशन को मुआहदे का हिस्सा बनाएंगे, क्या कौन सा प्रिंसिपल इन्वोक हो जाएगा? ये प्रिंसिपल इन्वोक हो जाएगा और ये नाजायज़ हो जाएगा। अब इसका मतलब है कि कर्ज किस तरह देना जायज़ है। सदका करूं माल का, देने वाला भी जानता हो कि मैं क्या कर रहा हूं, सदका दे रहा हूं, लेने वाला भी जानता हो कि क्या मिल रहा है, सदका। क्वांटिटी का इजाफा मैं नहीं मांगूंगा, वो टाइम को कॉन्ट्रैक्चुअलाइज नहीं करेगा।
कर्ज देने वाला चूंकि सदका दे रहा है तो आप उसको कानूनन बाउंड नहीं कर सकते कि 1 महीने तक सदका किए रखो, उससे पहले वापस नहीं मांग सकते। भाई मैंने एहसान किया, मैं जब चाहूँ वापस ले लूँ, मुझे ये हमेशा राइट है। और जिसको कर्ज दिया गया उसको ऐसा कोई राइट नहीं है कि मुझे अदालत घसीट ले कि मैं तो इसको 6 महीने से पहले वापस ही नहीं करूँगा। कर्ज देने वाला जब तक एहसान करना चाहता है करे, कानूनन बाउंड नहीं कर सकते आप उसको। अब रह गई ये बात कि आमतौर पे जब हम किसी को कर्जा देते हैं तो एक अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, तो बनाएं, शरीयत ने कोई नहीं मना किया हुआ 1 महीने बाद वापस कर दूंगा भाई, 6 महीने बाद वापस कर दूंगा, कर लें। ये भी सच है कि बाज़ औक़ात कर्ज लेने वाले तंग करते हैं, टाइम पे वापस ही नहीं करते, सब आप पुलिस को पकड़ा के अपना पैसा वापस जब चाहे वापस ले लें, टाइम कॉन्ट्रैक्चुअलाइज नहीं होगा। ये 3 शर्तों पे जो पूरा उतरने वाला कर्ज है, फुक़हा इसको बै नहीं कहते, तबर्रुअ कहते हैं। ये सदका है उनकी कैटेगरी में। तो फुक़हा कहते हैं कि कर्ज जायज़ है कब, कि जब वो क्या हो, तबर्रुअ हो, जब वो सदका हो। द मोमेंट यू मेक इट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, रिबन नसीहा हो जाता है, चाहे सूद डालें या ना डालें उस पर। यह अब वाज़ेह हो गई बात कि जिस चीज़ को वो हदीस वाले कर्ज जिसको कहा जाता है, फुक़हा कहते हैं कि वो उसमें वायलेशन ना हो इन उसूलों की, वो कर्जा फिर उनकी कैटेगरी में तबर्रो बनता है। तो ये 3 टाइम वाला सरप्लस अगर होगा तो 3 ही है ना। पहली ये कि सदका किया जाए, माल इसी नीयत से हो। दूसरा ये कि क्वांटिटी का डिफरेंशियल ना डाला जाए। तीसरा टाइम को कॉन्ट्रैक्चुअलाइज नहीं किया जाएगा। पहले वाली सही है, पहले वाली में इंटेंशन सिर्फ इन्वॉल्व है। मतलब मुझे पता है ना कि भाई मैं किसी को अपने भाई की मदद करने लगा हूँ बस। सर सदका तो वो भी जब वापस करेगा तो सदका करेगा। नहीं, माल तो मैंने माल का फायदा सदका कर दिया। मतलब कि इस दौरान जो मैं उस पर कोई मुनाफा ले सकता था, गोया किसी भी तरह से फायदा उठा सकता था, वो अब आप उठा लें। वो सदका मैंने हिबा, वो अपने माल का फायदा हिबा कर दिया, उसको तोहफे में दे दिया उसको। ये शराइत अब फुक़हा कहते हैं ये बै रहती नहीं है, क्योंकि बै के लिए भाई ये शराइत होना ज़रूरी है, टाइम कॉन्ट्रैक्चुअलाइज होना चाहिए। देखें ना, बै सलम में भी टाइम को कॉन्ट्रैक्चुअलाइज करवाते हैं वो। तो कहते हैं जब तक आपने ये चीज़ें नहीं इन्वोक की वो बै नहीं बनती, और जब बै नहीं है तो वो फिर जायज़ है, सदका है। मैं अपने माल का फ़ायदा क्या चाहूँ तो सारा माल ही किसी को सदका कर दूँ, शरीयत ने मुझे मना थोड़ी किया इससे। तो सदक़े के तो अहकाम अलग हैं। तो वो कहते हैं कि इस तसव्वुर कर्ज पर बै के अहकामात लागू ही नहीं होंगे, और इसीलिए वो इसको बै के अहकामात में लाते भी नहीं हैं। जी सर सॉरी अगर तो आपका थोड़ा जी नहीं ऐसी कि माल से आपको फायदा तो हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। वो मेरी मर्जी है ना कि मैं बाय चांस मुझे अगर नुकसान हो जाए तो वो मेरा मसला है। लेकिन आमतौर पे जब मैं किसी को क्यों देता हूँ, नुकसान के लिए। मेरा माल का नुकसान होने वाला है तो किसी और को पकड़ाता हूँ, और ना ही कोई इस नीयत से कर्जा लेने आता है कि अच्छा इसके माल का इसको नुकसान होने वाला मैं ले लूँ। जो लेने वाला है वो कहीं अगर इन्वेस्ट करता है तो उसको फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। नहीं, कर्ज लेकर अगर वो कारोबार करने लगा है, ये एक अलग बहस है कि वो उस माल के साथ करेगा क्या, इसके ऊपर अलग से है हुक्म होगा। हम कह रहे हैं ये जो मैंने एक्सरसाइज की है, द वेरी एक्सरसाइज ऑफ गिविंग एंड टेकिंग, इसको कैसे देखा है फुक़हा ने। जी सर अगर आपने 3 कंडीशन बनाई कि जो उसके ऊपर नफा है वो सदका गोया कर रहा है, इस नीयत से कर रहा है। दूसरा आपने बताया कि किसी किस्म का इजाफा नहीं मांग रहा, उससे डिमांड नहीं करता है, ये दोनों। लेकिन तीसरा ये कि मैं करता हूँ यार मुझे 6 महीने बाद सूरत में चाहिए, अंडरस्टैंडिंग कर लें। लेकिन मुझे 1 महीने बाद ज़रूरत पड़ गई, मैं कहता हूँ भाई वापस करो। आप नहीं कह सकते कि आप कौन होते हैं मांगने वाले, मैं अदालत में बुलाता हूँ तुम्हें, आओ ज़रा। आप बैंक को अदालत में बुला सकते हैं। बैंक से अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया ना 10 साल में किस्तें पूरी करूँगा, बैंक मुझे 1 साल बाद नहीं कह सकता लाओ मेरे पैसे वापस करो सारे। तो कहूँगा किस खाते में कह रहे हो, मैं तो कोर्ट में चला जाऊँगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तीसरा है टाइम वाला, अगर इसको कॉन्ट्रैक्चुअली फिक्स कर देते हैं तो ये रिबन नसीहा है। ये रिबन नसीहा है, क्योंकि अब आपने बिल्ट इन मुआहदे में क्या चीज़ कही है कि होमोजीनियस चीज़ टाइम डिफरेंशियल से हम एक्सचेंज करेंगे। अब आप देखें 1 मिनट कि ये वाला जो लोन है ना, ये कारोबारी हजरात के किसी काम का नहीं है, एक इकोनॉमिस्ट के किसी काम का नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि कर्ज सोशल ट्रांजैक्शन के तौर पे शरीयत ने रखा है, मदद करें, लोगों के दिल जीतें, ताल्लुकात मजबूत करें। इसका बहुत अहम फंक्शन है सोसाइटी में, इसका बहुत अहम फंक्शन है।
लेकिन शरीयत ने इसको सोशल ट्रांजैक्शन के तौर पे रखा है, बिजनेस ट्रांजैक्शन के तौर पे इसको लेजिटिमेट नहीं रखा। जी सही, जो वक्त का मायदे का हिस्सा ना बनाना या टाइम को कॉन्ट्रैक्चुअलाइज ना करना, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। एक आप खाली ये मिसाल दे रहे हैं कि जिसने दिए हैं वो कभी भी मांग सकता है, लेकिन अगर टाइम जो तय हुआ था, अंडरस्टैंडिंग हुई थी, उसके बाद वो कहते कि मुझे वापस किए जाएं और वो नहीं कर पाता, वो वही है जिसको कुरान ने कहा कि मोहलत दे दो। अगर आप समझते हो बेचारा जेन्युइन है तो दे दो। नहीं वो ठीक है, लेकिन क्या इसको भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते कि यार 6 महीने के बाद अपने लाजमी वापस करने कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं? मैं सवाल 6 महीने के बाद का नहीं है, सवाल 6 महीने से पहले का है, उसकी क्या हैसियत है। एक दिन भी कॉन्ट्रैक्चुअलाइज नहीं करते। मैं आज आपसे मुझसे पैसे लेकर जाएं कि सर मुझे 1 लाख रुपए दें, मेरा कोई काम है और मैं आपको 6 महीने बाद दूंगा, मुझे 5 दिन बाद ज़रूरत पड़ गई अपने माल की, मैं आपको कहूँगा मेरा पैसा वापस करो। एंड यू कैन नॉट से कि यार ये क्या बात हुई, आपने कहा था 6 महीने नहीं मांगूंगा। भाई मुझे ज़रूरत पड़ गई है, मुझे दो, और मैं पुलिस को आपके दरवाजे पे ला के खड़ा करके आपसे पैसे ले सकता हूँ। मुझे शरीयत ने ये कर्ज देने वाले को ये हक दिया है। क्यों? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ये है कि भाई मैंने एहसान किया आप पर, मैंने आपको सदका किया है। हाउ कैन यू फोर्स मी टू वेट फॉर 6 मंथ? यू कैन नॉट। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के बगैर आप कैसे पुलिस ले जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ है कि मैंने इसको पैसे दिए, ये लिखत पढ़त दी है और मैं कभी भी चाहूँ वापस ले लूँ। नहीं, ये लिखत पढ़त होगी सर। लिखत पढ़त तो होगी, उसमें ये लिखा होगा कि जब चाहूँ कर्ज लेने वाला वापस ले। फिर कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना सर। कॉन्ट्रैक्ट में टाइम को कॉन्ट्रैक्चुअलाइज नहीं किया ना। कॉन्ट्रैक्ट में ये हमने लिख लिया कि जी इसने मुझे पैसा के मुकर ना जाए बाद में बंदा, तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट में लिख लिया है कि जी फलां बंदे के फलां पर इतने उधार हैं और देने वाला जब चाहे वापस ले ले। और सर जो कुरान पाक में भी जो हुक्म आता है कि तुम लिख लिया करो, गवाह भी बना लिया करो, तो वो यही है ना, लिख लो, गवाह बना लो कि जी मैंने दिए हुए। तो सर फिर ये जो कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज नहीं आप मेंशन कर सकते कि मेरे पैसे हैं इतने अरसे के लिए मैं इसको दे रहा हूं, इसकी क्या कुरान हदीस में क्या है? नहीं, मैं इतने अरसे के लिए दे रहा हूँ, यहीं से तो प्रॉब्लम है। सवाल ये है कि वो उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। क्या आपने ये कहा कि मैं उससे पहले ले नहीं सकता? क्या आपने ये कहा है कि हाँ हमारी अंडरस्टैंडिंग है? भाई उसमें एक्सप्लिसिटली लिखा जाएगा, इस्लामी कॉन्ट्रैक्ट जब बनेगा साफ लिखा होगा, कर्ज देने वाले को हक होगा कि जब चाहे ले ले। मालिक मकान, 1 मिनट, कर्ज किराए पे लेते हैं ना घर, दोनों की तरफ लिखा होता है, छोड़ने वाला जब चाहे नोटिस दे, जिसका घर है वो जब चाहे। तो इस्लामी कॉन्ट्रैक्ट जब लिखा जाएगा ना कर्ज का, उसमें साफ लिखा होगा कर्ज देने वाला अलबत्ता जब चाहे रकम का मुतालबा कर सकता है और मदयून को वापस करना होगा, बस। जी सर वो आप जो भी थोड़ा समझा रहे थे उससे एक चीज मुझे समझ में आ रही थी कि अगर कर्ज देने वाला खुद अपने आप को बाउंड कर ले, मतलब यहाँ पे उसको फोर्स नहीं किया गया बाउंड करने के लिए, तो वो खुद से कहे कि यार मैं 6 महीने बाद, देखिए मैं खुद से तो अपने सारे पैसे ही आपको दे दूं, सारे पैसे दे दूं। सवाल ये है कि जब मुझे ज़रूरत पड़ गई, क्या मुझे ये राइट है कि मैं वापस मांग लूँ? लेकिन फिर वो जो आता है कि आप अपनी जुबान से फिर नहीं सकते हैं। अखलाकियात है ना। मैंने आपको अपने घर बुलाया कि आ जाएं मेरे घर, मैं आपको बिरयानी खिलाऊंगा, लेकिन मेरी बेगम की तबीयत ख़राब थी तो मैंने तो कौरमा पका लिया खुद ही। अब मैं अपनी ज़ुबान से फिर गया हूँ, तो ठीक है, ये अच्छी बात थी, मुझे आपको बिरयानी खिलानी चाहिए थी, लेकिन मुझे ये राइट है कि मैं फिर जाऊँ? कानून देखें, 2 चीज़ों में फ़र्क समझें। एक है फुकाहा फ़र्क करते हैं, एक वो है जो लीगल मैटर है, काजी के आगे इंदल काजी क्या हुक्म है और आउट ऑफ कोर्ट क्या है। आप बात कर रहे हैं आउट ऑफ कोर्ट, ठीक है। फुकाहा ये बहस नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं क्या वो काजी के सामने लाया जा सकता है उसको। ये है असल बहस टाइम कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन में। तो अगर आप उस चीज़ को ड्रैग कर सकते हैं, उस कंडीशन को कोर्ट में कर्ज देने वाले के खिलाफ, तो ये रिबन नसीहा है। मैं अपनी मर्जी से, चाहे आप तो शराफत का मुजाहरा करते हुए मैं देख रहा हूँ अच्छे खासे पैसे आ गए फिर भी नहीं दे रहा, मैं फिर भी चुप रहा हूँ, ये मेरी शराफत है। या मैं समझता हूँ कि कोर्ट सिस्टम इतना इनएफिशिएंट है कि अदालत में चला गया तो ये भी जाएंगे, वो दिस इज समथिंग एल्स। लेकिन इसको कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हिस्सा बना सकते आप, ये है पॉइंट।